नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। अमित शाह खुद चुनावी मैदान में थे। प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से मिले। बीजेपी के कहा जा रहा 200 से ज्यादा सांसद, मंत्री, विधायक और अलग अलग राज्यों से आए नेताओं ने दिल्ली में चप्पे चप्पे में आज चुनाव प्रचार किया, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। अरविंद केजरीवाल पूरी फौज के साथ अलग अलग इलाकों में, जिनकी जहां ड्यूटी थी, चुनाव प्रचार करते रहे। और आज खास बात, प्रियंका गांधी डोर टू डोर कैंपेन कर रही थी, जिसमें एक विधानसभा सीट जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया जो खास हैं अरविंद केजरीवाल के, उनके इलाके में भी प्रियंका गांधी थी। और ये चुनाव प्रचार थमने के साथ अब सभी पार्टियों के नेताओं की धड़कन बढ़ी हुई है, क्योंकि परसों वोटिंग है 5 तारीख को, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जितनी ताकत झोंकी है और बीते 10-15 दिनों में जिस ढंग से बीजेपी ने चुनाव के नैरेटिव को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, काउंटर के तौर पर बार बार अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर रोज कभी 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आकर तमाम तरह की घोषणाएं, अरविंद केजरीवाल की घोषणाओं के जवाब में बीजेपी की घोषणा है और उन घोषणाओं के दोनों के जवाब में कांग्रेस की घोषणा है। तो वादे ही वादे, महिलाओं को केंद्रित करते हुए सभी दलों के वादे। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की 2100 से, बीजेपी और कांग्रेस 2500 पर गई और तमाम वादों की झड़ी। अब क्या होने वाला है दिल्ली में? क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी चौथी बार दिल्ली में जीतेगी? क्या अरविंद केजरीवाल 2020 और 2015 की तरह एक बार फिर बहुमत से ज्यादा नंबर ला पाएंगे, या बीजेपी उनके नीचे से जमीन खींचने में कामयाब होगी? बहुत कुछ लोग कांग्रेस के बारे में भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अगर मजबूती से लड़ाई लड़ी तो अरविंद केजरीवाल की राह मुश्किल होगी। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्हें आप अलग अलग चैनल पर अक्सर देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी, शीतल पी सिंह सत्य हिंदी के फाउंडर हैं, एडिटर हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आम आदमी पार्टी को भी करीब से जानते हैं और दिल्ली की राजनीति को। खास बात यह है कि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि प्रचार खत्म होने के कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दे, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए समझाएं, तो 60 से ज्यादा सीटें आ सकती है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को 62 सीटें आई और दिल्ली में 71 लाख महिला वोटर हैं। सभी पार्टियों के निशाने पर महिला वोटर ही थी, इसलिए महिलाओं को लेकर तमाम तरह की स्कीम का ऐलान हुआ। सबसे पहला सवाल विनोद शर्मा जी आपसे ही, चूंकि अब चुनाव प्रचार खत्म हो गया, जिसको जो कहना था, जितने आरोप लगाने थे, वो सब लगाए जा चुके। तो आज अगर हम देखें कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जब वक्त बहुत कम है, तो तस्वीर क्या बनती दिख रही है? क्योंकि कई बार चुनाव में हर 5 दिन 10 दिन में नैरेटिव चेंज होता है और आखिरी 2-3 दिन बहुत मायने रखता है। देखिए, आज तो चुनाव का कैंपेन खत्म हुआ है और कल का पूरा दिन होगा विवेचना के लिए। लेकिन मैं कभी भी इलेक्शन के इतने नजदीक, वोटिंग के इतने नजदीक कभी कोई प्रेडिक्शन नहीं करता। लेकिन शुरू से मेरा अनुमान ये रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुमत लाएगी, लेकिन पहले से बहुत कम होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरविंद की बॉडी लैंग्वेज, मनीष सिसोदिया की बॉडी लैंग्वेज और हमारे यहाँ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं ओझा जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत रीएश्योरेंस नहीं है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज जो होती है, हम लोग सेफोलॉजी तो करते नहीं है, ग्राउंड रिपोर्टर्स, सेफोलॉजी अलग चीज है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज पढ़ने से ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी पार्टी हार रही है। मुझे याद है कि गुजरात का चुनाव था, वो वैसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही थी। ये उस चुनाव से पहले, जहां पर कांग्रेस नजदीक पहुंच गई थी, उससे पहले वाला चुनाव। तो आखिर में जब खत्म हो गया पूरा कैंपेन, तो हम दोनों पार्टीज के कैंप्स में गए। तो यहां पर बीजेपी में तो मोदी जी लंच कर रहे थे और मैंने अपना कार्ड दिया, तो उन्होंने खुशकिस्मती से, वो डिफरेंट वर्जन था मोदी जी का, उन्होंने बुला लिया हमको अंदर।
और मुझे याद है कि अभी भी उस थाली के साथ वो दूध जो पी रहे थे वो बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा दूध था। और मैंने कहा कि भाई क्या रिजल्ट आएगा, तो सामने टीवी चल रहा था, कहता देख लो। तो वहां पर उमाड़ा उफान आया हुआ था लोगों में, जहां पर ये रैली ड्रेस करके आए थे अभी। और उधर गए तो कांग्रेस के दफ्तर में तो सुरेश पचौड़ी थे शायद, मुझे याद है, और एक और थे नेता। तो जगह जगह फोन करके पूछ रहे थे कि भाई कैसा था वोटिंग, और बीजेपी के दफ्तर में कैंडिडेट स्वयं फोन करके सूचना दे रहे थे। तो उससे साफ जाहिर हो गया था कि कौन जीत रहा है। ये पूरी तरह से दिल्ली पे हो सकता है लागू ना करता हो, लेकिन द पॉइंट आई एम मेकिंग इज कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना नेता की, नेता से बड़ा अजीत सेफोलॉजिस्ट कोई नहीं होता। उसको पता है कि मैं हार रहा हूं कि जीत रहा हूं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत तो रही है, लेकिन उतनी आश्वासित नहीं है जितनी कि पिछले इलेक्शंस में रही है आज के मुकाबले। तो एक सवाल छोटा सा है, उसके बाद शीतल जी के पास जाऊं कि आप बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करके आप ये मान, जैसे पिछली बार 62 सीटें मिली, उसके पहले तो 67 मिली थी, रिकॉर्ड ही बनाया आम आदमी पार्टी ने। लेकिन इस बार बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा, खासतौर से अगर SC ST वोट बैंक वाले इलाके में, या मुस्लिम खासतौर से 12-15 सीटें जहां मुस्लिम के मतदाता बहुत कुछ, मुस्लिम मतदाता बहुत कुछ तय करते हैं या उनकी भूमिका होती है, कांग्रेस मजबूती से लड़ी और उसने अपना वोट शेयर बढ़ा लिया, 9-10% की तरफ कांग्रेस गई, तो आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ जाएगी। क्या ये है? और बॉडी लैंग्वेज का फाइनल एक बार विश्लेषण जो आपने कहा। देखो ऐसा है अजीत, मैं एक बात बताना चाहता हूं तुमको कि ये बात सच है कि आज के दिन आम आदमी पार्टी शक के घेरे में है जहां तक मुस्लिम मतदाताओं को सवाल है। लेकिन हाल ही के दिनों में आम आदमी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ है, क्योंकि मुस्लिम आज भी आम आदमी पार्टी को लेसर ईवल मानते हैं कंपेयर टू बीजेपी। उनके लिहाज से मैं ईवल नहीं बोल रहा हूं दोनों में से किसी को, लेकिन इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग ये मुझे क्लैरिफिकेशन इसलिए देना पड़ रहा है कि वो जिस तरह से घेराबंदी सोनिया गांधी की जा रही है, जो वो पुअर थिंग हम बोल देते ना, पुअर थिंग शी इज वर्किंग सो हार्ड, तो उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। इन एनी केस, तो मुस्लिम कंसोलिडेशन हुआ है आम आदमी का पार्टी के पक्ष में। लेकिन और दूसरा, साथ चलते चलते कांग्रेस जो है वो 2-4 सीट पे अच्छा लड़ रही है। कांग्रेस का, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कांग्रेस का खुद का इंटरनल असेसमेंट है फ्रॉम 0 to 5 सीट्स कांग्रेस का। ये बात सच है कि अंत में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कैंपेन में थोड़ा सा उसमें फोर्स दिया, कैंपेन को अच्छा बनाओ, कैंपेन इंटरेस्टिंग हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के चलते नहीं हारेगी। अगर हारती है तो दिस अ बिग इफ, जहां जहां हारेगी अपने किए के कारण हारेगी। कोई थर्ड, ये ब्रॉडली जो है ये कंटेस्ट स्टेट कंटेस्ट है, ट्रायंगुलर नहीं है। ट्रायंगुलर नहीं बना पाई कांग्रेस। शीतल जी, देखिए अब चूंकि वक्त बहुत कम है, तो अब तो असेसमेंट यही होगा कि जिस ढंग से नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, उन्हें घेरने की कोशिश की गई, चाहे शीश महल पर हो चाहे यमुना पर, और उसका काउंटर अपने ढंग से वो लगातार जवाब देते रहे। शीश महल बनाम राजमहल हो गया, यमुना पर उन्होंने एक नई कहानी ही कर दी कि वहां से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, जो यकीन से परे है। लेकिन कई बार लगा कि बीजेपी डिफेंसिव होके उनके पिच पर आकर अपने बचाव में लगातार बीजेपी कोशिश करती रही। तो अब जो ओवरऑल स्थिति है, और इन सब के बीच कांग्रेस, जिसमें लग रहा है संदीप दीक्षित जितनी मजबूती से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पता नहीं कांग्रेस उतनी जगह कर रही है कि नहीं। राजीव गांधी की रैलियां भी, राहुल गांधी की माफ करें, रैलियां भी कैंसिल हुई। आज की तारीख में आप क्या देखते हैं? मैं बहुत क्लोज इलेक्शन देख रहा हूं और मुझे ये नजर आ रहा है कि बीजेपी 40% का बैरियर है उसको क्रॉस कर रही है और आम आदमी पार्टी 50% से नीचे आ रही है।
आम आदमी पार्टी को पिछले 2 चुनावों में आप जानते ही हैं करीब 54% वोट मिला था, 54% के आसपास। एक बार तो उससे ज्यादा, एक बार उससे जरा सा कम। लेकिन स्क्रीन इस पर बार चला उसके है। जरूर 5-6% वोट कम हो रहे हैं, 5-6% वोट उसके कम हो रहे हैं। अब ये है कि 6% हो रहे हैं या 8-9% हो रहे हैं, ये देखना होगा, नतीजों में नजर आएगा। लेकिन वो बहुत टफ इलेक्शन में है। उसकी वजह यह है कि इस बार उनके अंदर भीतरघात बहुत है। देखिए, पिछले 5 वर्षों में जो 20 से 24 तक का इनको टाइम मिला है, इसमें ये बहुत सारे लीगल बैटल्स में और इस कंट्रोवर्सी में इनकी पूरी एनर्जी गई है। उस दौरान इनका ऑर्गेनाइजेशन छिन्न भिन्न हो गया। इसमें ऑर्गेनाइजेशन इनका बिल्कुल इनके हाथ में नहीं है। आप देख रहे हैं इनकी एक राज्यसभा सदस्य रोज सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ कहीं न कहीं से फोटोग्राफ वगैरह लाके और पूरा कैंपेन कर रही है, स्वाति मालीवाल। और उनको निश्चित तौर पर सपोर्ट होगा दूसरी जगहों से, तो पब्लिक वगैरह भी उनके साथ मिल रही है। एक और पूरा एक्टिविस्ट ग्रुप है जिसको अंगीश सिंह नाम का एक आपका फाउंडर मेंबर है, उसके साथ करीब 30-32 लोगों की एक टोली है। वो सोशल मीडिया से लेके जगह जगह बैनर पोस्टर लगा के केजरीवाल और करप्शन और ये सब कर रहा है। इन सबको भी कोई न कोई सपोर्ट पीछे से कर रहा होगा जिसके इस इलेक्शन में इंटरेस्ट है। और जगहों इनके कई तो ग्रुप्स आपस में भी आम बन आदमी गए हैं। पार्टी के एक जो 7 बहुत ऐसे ज्यादा विधायक भी जिनका टिकट कटा, वो भी एन वक्त पर बीजेपी में आ गए, बीजेपी में चले गए, वो सब आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्लस इनके जो केजरीवाल की क्लोज कोटरी है, उसमें से भी 2 कोटरियां अलग अलग, एक विजय नायर जो सबसे ज्यादा समय तक इस घोटाले में जेल में रहे, उनका ग्रुप जिसने पूरा गोवा का इलेक्शन वो किया था। दूसरे एक उनके अभी जो एक मिस्टर पाठक IITN उनके सांसद बने राज्यसभा के, एक उनका ग्रुप है जो इनके लिए मतलब आप कहते हैं इलेक्शन मैनेजमेंट का जो प्लान होता है वो करने वाले ग्रुप्स हैं। इनमें भी आपस में थोड़ा सा इश्यूज है। एक इनके बड़े नेता जो है वो इस बार चुनाव नहीं लड़े और फिर अलग हो गए। उनके बारे में भी हो रहा था कि वो जा सकते हैं, फिर नहीं गए। लेकिन फिलहाल उनको भी माना जा रहा है कि डिसग्रंटल्ड है। तो इस बार काफी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट भी केजरीवाल की टीम में रहे, जो उनके साथ पिछली पुरानी टूटों से आगे थे। ये सारी चुनौतियां हैं। और प्लस एंटी इनकम्बेंसी है, चूंकि पिछले 5 सालों में वो जो पिछले उन्होंने शुरू में 5-6 साल काम किया था, वो न स्पिरिट रही और बीजेपी सक्सेसफुल रही थ्रू LG और थ्रू डिफरेंट उन्होंने जो ऑर्डिनेंस वगैरह लाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को नल एंड वॉइड कर दिया सर्विसेज के मैटर में, जिसको लेके फिर कोर्ट गए हुए हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। उस सब से उन्होंने इनको घेर लेने में सफलता पाई। और केजरीवाल जो है वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सके कि पार्टी भी मेंटेन रखते और एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक्टिव रखते और नए जो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें लाते हैं उन चीजों को भी कंटिन्यू रख पाते। इसलिए वो इस समय बड़ी कठिनाई के चुनाव में है लेकिन और शीतल जी, देखते हैं क्या और नतीजा आता है। लेकिन आपने कहा ये बहुत कठिनाई में, जी शीतल जी आपने कहा बहुत कठिनाई में, तमाम मुद्दों में हम्म, एक बड़ा जो केजरीवाल का जो कट्टर ईमानदार वाली छवि थी, जो उनका सबसे बड़ी उनकी ताकत थी, हम्म, ऑनेस्टी, ईमानदारी, उसको डेंट हम्म, लगा, या आपके हिसाब से वो लगना कितना चुनाव में प्रभावित करेगा? क्योंकि बीजेपी लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आपदा और भ्रष्टाचारी शीश महल, यही लगातार पैबस्त लोगों के दिमाग में किया गया और किया जाता रहा, और जेल इसका जिक्र आपने किया। तो ये स्थितियां क्या केजरीवाल को, या जो भी और बाकी मुद्दे हैं, क्या केजरीवाल को सत्ता से अपदस्थ करती हुई केजरीवाल की पार्टी को ये भी गुंजाइश दिखती है? देखिए, करीब 21% मिडिल क्लास का आदमी केजरीवाल को पिछले चुनाव में वोट देता रहा है। उसमें इस बार काफी डेंट है इस मामले का। जो वर्किंग क्लास के हैं और लेबर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनमें भी थोड़ा डेंट है लेकिन उतना नहीं। लेकिन इनका मेन डेंट जो है वो मिडिल क्लास में हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जाते जाते बीजेपी ने बजट के जरिए फिर से उसमें ये 12 लाख वाली जो इनकम टैक्स की घोषणा की है, इसका भी थोड़ा सा फायदा 1-1.5% मिल सकता है, पर्टिकुलरली नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इस बार बीजेपी ने 2 तरह का है। एक तो वो 3-4 सीटों बहुत सीरियसली टारगेट कर रही है, जिसमें सिसोदिया की सीट है और ये केजरीवाल की सीट कालका जी और खास त्रिपुरा करके है। है। जी, इनमें वो पूरी कोशिश कर रही है कि इनको चुनाव न जीतने दे। उसके लिए वो काउंटिंग होते होते तक आप देखेंगे क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है, वो हमारे आपके सामने आएगा। कैंपेन में तो आपने देखा ही कि गुंडागर्दी की बहुत सारी शिकायतें आम आदमी पार्टी की ओर से की, बहुत से वीडियोस डाले गए, जरूर चीजें वहां हो रही हैं।
और ये भी हमने देखा कि रुपए पैसे बहुत बंट रहे थे, सामान बंट रहे थे। इलेक्शन कमीशन जैसा उसका रवैया हम देख पा रहे हैं वैसा ही है। तो ये सब चीजें मिलजुल के नतीजे पे असर डालेंगी। अब देखते हैं कि इसमें अगर दीक्षित जो है ये 10,000 से ज्यादा वोट ले जा रहे हैं नई दिल्ली की सीट पे, तो ये सीट भी बड़ी रोचक होने जा रही है। लेकिन देखते हैं कि वो उनको सचमुच में कितना वोट मिलता है। एक विनोद जी जिक्र किया अभी शीतल जी ने, जो मिडिल क्लास और 12 लाख तक का जीरो इनकम टैक्स, जैसे आज के अखबारों में, ये हर अखबार में ये विज्ञापन छपा हुआ है। शुरू में ही मैं ये पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा चलिए एक दो सवाल के बाद। अब ये जो है मोदी सरकार का उपहार दिल्ली वालों के लिए, और 12 लाख तक जीरो इनकम टैक्स, तो ये मिडिल क्लास को टारगेट इस बार इस बजट के बहाने अगर किया गया, और जैसा कि शीतल जी ने कहा मिडिल क्लास बहुत मायने रखता है, तो क्या ये पहली बात कि बहुत सारे लोग इसको कहेंगे कि इसका इस्तेमाल बजट का इस तरह से चुनाव के पहले आचार संहिता के दौरान करना सही है कि नहीं, लेकिन क्या इससे भी चुनाव में कुछ बीजेपी के पक्ष में माहौल बना है या बन रहा है? देखिए, मैंने जिस दिन ये बजट आया और उसके अगले ही दिन माननीय प्रधानमंत्री ने जोड़ दिया इसको इलेक्शन के साथ, तो मैंने एक सोशल मीडिया पे, जो इलेक्शन कमीशन है उसका कोई फायदा तो होता नहीं है, लेकिन उनको मैंने सरेआम पूछा, इलेक्शन कमीशन को, जो मूक इलेक्शन कमीशन है, उसने कहा था कि हमने उनको कहा है कि बजट में कोई भी टारगेटेड रिलीफ किसी भी तबके को ना दी जाए, पर यहाँ तो सारी रिलीफ टारगेटेड थी, और अगले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री ने उसको इलेक्शन के साथ दिल्ली के जोड़ दिया। तो ये साफ है कि बजट जो है उसका इस्तेमाल कैंपेन के दौरान किया गया अपने पक्ष में लाने के लिए वोटर्स को। ये क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर इसको गूंगा अंधा इलेक्शन कमीशन नहीं देख पा रहा है तो इस देश के लिए बदकिस्मती है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बदकिस्मती है। ये रेवड़ी नहीं है, दिस इज अ रिलीफ वोटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। होगी जब पार्लियामेंट वोट करेगा जब भी मिलेगी रिलीफ। और ये छोटी मोटी रिलीफ नहीं है, ये लगभग 8 लाख की रिलीफ है। मुझको भी मिली, जितना भी नौकरी पेशा आदमी है उसको मिली है, जिसको भी सैलरीड क्लास है उसको मिली है, मैं भी उसी में आता हूं, मेरे को भी मिली है। लेकिन मैं बाध्य हूं कि मैं इस पर चर्चा करूं। लेकिन एक चीज, मैं एक काउंटर सवाल पूछता हूं विनोद जी, आप सीनियर है मुझसे, तमाम चीजों के जानकार हैं भाई। बजट में जो प्रावधान है पूरे देश के नागरिकों के लिए है, दिल्ली स्पेसिफिक तो है नहीं। संजोग है कि दिल्ली में चुनाव है, तो चुनाव है तो उन्होंने कहा कि भाई इस बजट से दिल्ली वालों को के लिए ये उपहार है, लेकिन वो अलग से दिल्ली वालों के लिए बनाया नहीं गया है। हाँ, अजीत, संजोग बनाया गया है। अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र का चुनाव डिले किया गया था, संजोग बनाया गया था। यहां भी चुनाव पहले हो सकता था, संजोग बनाया जा सकता था, बजट के आने से पहले हो सकता था। क्या हो जाता अगर चुनाव जो है वो 28-29 को हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता? देखिए, बात यह है, संजोग बनाए जाते हैं। ये these are not like marriages made in heaven. These are conspiracies conceptualized in hell. ये इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है। और ये जो मिडिल क्लास होती है ना, तुम जानते हो हम सब मिडिल क्लास के लोग हैं, और हमारे आसपास जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं वो बहुत चतुर होते हैं। वो होते किसी के नहीं है। दुनिया में कहीं भी मिडिल क्लास पॉलिटिसाइज्ड उतनी नहीं है कि प्रिंसिपल पे वोट डालती है। बहुत छोटी किसी भी दुनिया में पॉलिटिकल मिडिल क्लास जो है वो इतनी पॉलिटिसाइज नहीं है, और हिंदुस्तान में तो खासकर नहीं है। और जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है
जहां पर बाबुओं का समाज ज्यादा रहता है, तो उनको जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है वेतन आयोग की, उससे भी फायदा होगा, उससे भी आस जगेगी उनकी। और मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक बड़े हमारे पुराने मित्र हैं और अच्छी पैंट है, मुस्लिम नेता हैं, राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो मेरी उनसे बात हो रही थी और आम आदमी पार्टी ने उनको प्रोत्साहित किया कि भाई आप आइए हमारे लिए कैंपेन कीजिए माइनॉरिटीज वोट के लिए। तो मैं उनसे बात कर रहा था कल, तो उन्होंने दो चीजें मुझे बताई कि भाई ब्रॉडली मुस्लिम वोट तो कंसोलिडेट हो गया है आपके पक्ष में। ये सब कहने के बाद चलते चलते उन्होंने कमेंट किया, लेकिन लगता है कि अरविंद की सीट फंसी हुई है। अच्छा। अब ये हो सकता है कि वो उनका आकलन गलत हो, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में शीला दीक्षित हार सकती है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी हार सकता है। नहीं, लेकिन शीला दीक्षित हारी जहां से वो 3 बार जीती थी नई दिल्ली से, लेकिन पिछली बार अरविंद केजरीवाल, अगर मुझे ठीक से याद है, 21,000 के मार्जिन से अरविंद केजरीवाल शायद जीते थे, और कंस्टिट्यूंसी छोटी है, लाख के आसपास के वोट हैं। तो उस स्थिति में प्रवेश वर्मा ने जिस ढंग से कैंपेन किया, कहा गया जूते कपड़े बांटे गए, कैश बांटा गया, वो सब आरोप भी लगे और सबूत भी आए, कोई छुपी हुई बात नहीं थी। खुला खेल फर्रुखाबादी था वो, तो आचार संहिता लगने के पहले घर बुला के 1100 दिया, बाद में कपड़े जूते की कहानी आई। तो अगर आपको लग रहा है, चूंकि आपने एक अहम बात की, आ रहा हूं शीतल जी, कि अरविंद केजरीवाल का खुद का फंसा होगा, और क्या आप ये भी देखते हैं विनोद जी कि अरविंद केजरीवाल की सीटें इतनी कम हो जाए, सत्ता से बाहर हो जाए, ये तस्वीर भी दिखती है आपको? और अगर दिखती है तो एक साथ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता, मेरी जो अपना व्यक्तिगत आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं। देखिए, मैं predict election so close to the voting date, और मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं, लेकिन ब्रॉडली जो मैंने शुरू में कहा और बाद में मेरे जो शीतल जी ने कहा, there were a lot of convergences between what he was saying and I was saying, काफी कन्वर्जेंस थी हम दोनों की बातों में। और हम लोग जो है अंततः अरविंद केजरीवाल के सिंपथाइजर ही हैं एक लेवल पे, उसके कोई खाटी क्रिटिक नहीं है। हम उसको नहीं चाहते हारते हुए देखना, क्योंकि उसने एक नया एक्सपेरिमेंट किया राजनीति में, उससे गलतियां हुई और गलती का नुकसान होता है, गलती का पनिशमेंट भी देता है वोटर। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल स्वयं की सीट हार जाता है, देखिए इस देश ने इंदिरा गांधी को हारते हुए देखा है, इस देश ने अटल जी को हारते हुए देखा है ग्वालियर से, तो इस देश ने बड़े बड़े नेताओं को हारते हुए देखा है। मैं ये कह नहीं रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, और जब कोई मुझसे पूछता है कि अरविंद केजरीवाल हार रहा है तो जीतेगा कौन, तो मुझे वो आकलन करने में दिक्कत होती है कि कौन जीतेगा। हालांकि शीला जी का संदीप दीक्षित जो है बहुत ही भद्र आदमी है, हमारे दोस्त हैं, मैं कई बार बात करता हूं, बहुत इज्जत से पेश आते हैं, और उन्होंने कैंपेन बड़ा गट्ठी किया है। और साथ साथ जो दूसरे महाशय, उन्होंने तो आपने बताया कि उनका जो कैंपेन जो था, लदा हुआ कैंपेन था, वो तो सांता क्लॉज वाला कैंपेन था उनका, और उनका कैंपेन भी नजर नहीं आया है। वो कहते हैं कि मेरे एनजीओ में इन्वेस्टमेंट किया, मेरे इसने इन्वेस्टमेंट किया। तो मैं पहली बार देख रहा हूं कि कोई बंदा अपना एनजीओ इतना फ्लॉन्ट कर रहा है और उसके एनजीओ के पास इतने पैसे हैं। और हाल ही के बरसों में मैंने जो देखा है कि एनजीओ इतने बंद हुए या जिनके लाइसेंसेस रद्द हुए, तो इनका एनजीओ फिर ना सिर्फ मनीड एनजीओ है बल्कि इन्फ्लुएंशियल एनजीओ भी है। तो उसका अगर असर हो जाए जमीन पर तो हमको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि अरविंद केजरीवाल दिक्कत में है नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, पर यह कहा नहीं जा सकता कि ही इज लूजिंग द सीट। और आप और जो 2-3 और सीटें जो जिसका शीतल जी ने भी जिक्र किया, जैसे कालका जी जहां से सिटिंग चीफ मिनिस्टर आतिशी हैं, या जंगपुरा जहां से मनीष
सिसोदिया हैं, यहाँ के बारे में क्या लगता है, वहां भी फंसा हुआ हो सकता है? देखिए, मनीष के बारे में जो मैंने शुरू में सुना था, मुझे लेटेस्ट उस डेवलपमेंट नहीं पता है, कि वो बताते थे कि उसकी सीट भी दिक्कत में है, पर आतिशी की सीट के बारे में मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना। बल्कि मुझे हफ्ते में 2 बार फिजियोथेरेपी करवाने जाना पड़ता है, और वो जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए हैं। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, सिंपथाइजर हैं, और कालका जी के रहने वाले। तो मैं मजाक में पूछा, भाई आपका तो कैंडिडेट चमक गया, आपको तो वो सड़कें बनवा के देगा किसी के गालसरी की। तो भड़के, बहुत नाराज हुए, और उन्होंने कहा कि ऐसा कैंडिडेट हमारे इलाके में नहीं जीत सकता, और मैं वोट आतिशी को डालूंगा। अच्छा, अब ये डिप टेस्ट हो सकता है हर किसी पर लागू ना होता हो, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, लार्जली वहां पर कई बड़ा तबका ऐसे वोटर्स का है जो ऐसे कमेंट से आउटरेज्ड हो जाता है, उसके सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं, उसको लगता है कि ऐसा एमपी हम क्यों इलेक्ट करें जिसकी सोच ऐसी है। तो कल को कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बात है कि कल दिन भर में हमको कुछ ना कुछ महक मिल जाएगी कि किसके लिए किसका बाग खिलने वाला है। चलिए शीतल जी, चूंकि आप बहुत क्लोजली आम आदमी पार्टी को भी आप देखते रहे हैं, और केजरीवाल ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक नहीं कि साम दाम दंड भेद सारे हथकंडे इस्तेमाल करके, और कई बार ऐसे बयान देते हैं जो या ऐसे आरोप लगाते हैं जो हास्यास्पद भी होता है, बेसिर पैर का भी होता है, अगर मैं कहूँ एज ए जर्नलिस्ट। चाहे यमुना के मुद्दे पर जैसे उन्होंने कह दिया जहर मिला के भेज रहे हैं और मास मर्डर और जेनोसाइड के लिए, वो सब करते हैं, लेकिन बीजेपी उस नैरेटिव में फंस कर उसके बाद फिर बीजेपी जवाब और ये सब। क्या आप कोई ऐसी स्थिति भी देखते हैं, जैसे मैं ये अगर केजरीवाल कहते हैं, ये ट्वीट स्क्रीन पर डालेंगे, केजरीवाल अगर कहते हैं कि 55 सीटें मिलने जा रही है, मतलब 62 सीटें उनकी पार्टी को मिली और खुद वो 55 कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि जोर लगा दें तो ज्यादा भी हो सकता है, ये मेरे अनुमान के मुताबिक। तो कई बार नेता तो ऐसे भी नेता बढ़ा चढ़ा के ही बोलेगा, तो 55 बोल रहे हैं तो वो मान रहे होंगे कि 40-45 ही होगा। क्या ऐसी स्थिति भी आप देखते हैं कि केजरीवाल की पार्टी सत्ता से बाहर हो जाए? देखिए, इसके अलावा एक और चीज हुई है। एक वीडियो मनीष सिसोदिया का आया है, उन्होंने एक बयान दिया है आज ही, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन अगर दूसरा फैसला करते हैं, एक विरोधी विधायक होगा जिसके काम भी नहीं हो पा रहे होंगे और आपकी विधानसभा में उसका असर पड़ सकता है। ये बात कहना एक लेवल पे स्वीकारोक्ति होती है कि उनका चुनाव फंस गया है, और वो ये अपने मतदाता से आखिरी अपील कर रहे हैं कि आप मुझको चुनिए, क्योंकि आप एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को चुन रहे हैं, और अदरवाइज आप जो है एक विरोधी दल के विधायक को चुन रहे होंगे। वो फिर आप जब केजरीवाल का ये 55 वाला बयान है, चीजें बता रही हैं कि चीजें बहुत क्लोज हैं, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। बहुत क्लोज इलेक्शन आ गया है इस बार। बीजेपी जो है पिछले दोनों चुनावों से बढ़ते बढ़ते अब वहां तक आई है कि अगर कांग्रेस सचमुच में 4-5%, 6% वोट बढ़ाने में सफल हुई, जैसा हो सकता है, कांग्रेस कम से कम 2 सीटों पर ठीक ठाक लड़ रही है और 6-7 सीटों पर उसे वोट मिल रहा है, तो यानी करीब ऐसी 10 सीटें हो सकती हैं जिसमें कांग्रेस का मत प्रतिशत उसको बढ़ के मिले। तो अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव बहुत क्लोज हो जाएगा। निश्चित तौर पर केजरीवाल का 5-6% वोट तो कम हो रहा है इस चुनाव में, ये साफ साफ दिख रहा है। अब उससे भी ज्यादा हो रहा है कि नहीं, नतीजे बताएंगे। अभी इतना ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी वोट पड़ना है और जो तथ्य हमारे सामने है उसके अनुसार ये देख रहे हैं जी। लेकिन शीतल जी, चूंकि आप नंबर्स को बहुत बारीकी से देखते हैं, जैसे 2020 भी अगर देखें तो लगभग 53.53% केजरीवाल को और लगभग 38.5% बीजेपी को और लगभग 4.25% कांग्रेस को। स्क्रीन पर डेटा हम 2020 और 2015 दोनों दिखाएंगे। तो उसकी स्थिति तब हो सकती है पलटने की बाजी, जब अरविंद केजरीवाल का वोट 8-9-10% कम हो जाए और बीजेपी का वोट 10% बढ़े, तभी तो होगा। वो 2-4-5% से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या वैसी स्थिति भी बनेगी, और वैसी होती है तो उसकी वजह क्या उसका फिर ये मानेंगे कि केजरीवाल डिस्क्रेडिटेड हुए
और उनकी सारी फ्रीवीज और ये सब महिला और फ्री बस और ये सब काम नहीं किया? अगर होता है, हम ही फिर अगर आप में बात इसको हाँ नहीं, अगर इसको इस आंकड़े को सिर्फ 7% पे 7% पे आप रख दें तो नतीजा बहुत क्लोज हो जाता है, दोनों 46-47 के आसपास हो जाते हैं। फिर उसमें ऐसा होता है कि ऐसे इतना क्लोज हो जाने पर फिर चीजें कहीं नहीं जा सकती, फिर उसमें मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट, इवन काउंटिंग मैनेजमेंट, धक्का मुक्की और होस्टाइल ईसीआई जो है, ये सब चीजें मिलके क्या कर सकती है। और हम इन सब चीजों का कैंपेन के दौरान असर देख रहे हैं कि जो कंप्लेंट्स केजरीवाल एंड कंपनी की ओर से हो रही हैं उस पर क्या रवैया है प्रशासन का, और जो दूसरी ओर से हो रही है उन पर क्या रवैया है। ये छोटी छोटी चीजें मिलके बहुत सारी चीजें बदल देती हैं। अभी वोट, और इस बार चुनाव में कम से कम नई दिल्ली की विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ। ये सही बात है कि थोड़ी बहुत मसल मैन प्रैक्टिस भी हुई है। ये सब चीजें भी 1-2% वोट गड़बड़ करती हैं। वोट देने से जाने से पहले लोगों को कसम दिलाई जा रही है, जिनको पैसे वैसे दिए गए हैं, कि या तो आप वोट देने ही न जाए, और जाएं तो फिर हमारे लोगों के साथ जाएं, वगैरह वगैरह। ये सब प्रयास हो रहे हैं, जैसा यूपी बिहार में बहुत जगह होता रहा है। तो इस बार हम चुनाव में बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज भी, उनको भी काउंट करके थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, जो इसी वजह से मुझे लगता है कि बहुत क्लोज हो गया है मामला। आखिरी सवाल विनोद जी, चूंकि आपको जाना भी है कि 15 दिन 20 दिन पहले का कैंपेन जब तक था, 20 दिन से हम करते हैं, और ये 20 दिन में हुआ कि आज आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हो सकती है, या शीतल जी भी मान रहे हैं सिसोदिया की भी फंसी हो सकती है, अवध ओझा की सीट पटपड़गंज। तो इस 15 दिन में क्या बदला, जरा समझे। भाई, केजरीवाल का शीश माल का मुद्दा पहले ही था, जेल का मुद्दा पहले ही था, करप्शन का मुद्दा पहले ही था। इस 15 दिन में क्या बदला? क्या बीजेपी ने कैसे उस नैरेटिव को अपने पक्ष में किस वजह से कर लिया कि आज ऐसा मान भी रहे हैं? अगर तो दिल्ली का एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर मुझको बता रहा था कि पैसे भी दे रहे हैं और वोटर कार्ड भी रख रहे हैं कि विवाद नहीं, इलेक्शन के बाद देंगे, जो फेवरेबल वोटर है वो बाहर ना निकले। अच्छा, ये स्ट्रेटजी है। ये वो ऐसा रिपोर्टर है जो कि नॉर्मली आई ट्रस्ट हिम, और वो लूज बात नहीं करता है। और ये हथकंडे हमने और जगह भी देखे हैं। और दूसरी बात जो बड़ी चिंताजनक बात है कि बहुत से लोग जो कांग्रेस को ठीक से इलेक्शन लड़ते हुए नहीं देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ दोबारा जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हमारे एक मित्र के घर पे 3 वोटर स्लिप आ गई। वोटर स्लिप आती है ना, तो मैंने सुना उनकी घर की गृहिणी को कहते हुए कि भाई हम तो वोट नहीं डालेंगे। किसको डालें वोट? मतलब ये धर्म संकट है कई लोगों के सामने जो कांग्रेस को वोट डालना चाहते थे। तो उसके लिए सिंपल सोल्यूशन जो मेरा है, और मेरे 2 मित्र थे सुबह मेरे साथ सैर करते हैं, और बोथ ऑफ देम डोंट वांट टू वोट फॉर बीजेपी। तो वो मेरे से सवाल उन्होंने पूछा, ये 4-5 दिन की बात, कि किसको वोट डालें। मैंने कहा भाई जिसको जितवाना है उसको वोट डालो, वोट लाइक द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। भाई माइनॉरिटी तो हम भी है ना आज के दिन, इन टर्म्स ऑफ अवर थिंकिंग। और हम सोचते हैं हम लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, और लॉजिकल थिंकिंग तो माइनॉरिटी परस्यूट हो गया आज के दिन। तो मैंने कहा फिर आप उसको डालिए जिसको, जो जीतता हुआ नजर आ रहा है आपको, उस पार्टी के विरोध में, जिस पार्टी को किसी भी तरीके से वोट नहीं डालना चाहते आप। तो ये जो टेक्टिकल वोटिंग जो कि हम एक ऑर्गेनाइज देखते हैं, वो स्पोरेडिक टेक्टिकल वोटिंग भी हो रही है, होगी। ऑर्गेनाइज नहीं है ये, पर स्पोरेडिक है। इंडिविजुअल डिसीजन लेके ऐसे करेंगे। वोट ना देना तो अच्छी चीज नहीं है, वोट तो देना ही चाहिए, लेकिन जिसने
आपको डिसअपॉइंट किया, उसके एक और चांस देने में कोई हर्ज नहीं है। चलिए देखते हैं, वक्त कम है, ये सही है कि बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन का कोई मतलब नहीं, लेकिन एक छोटा छोटा जवाब मैं एक एक मिनट में, जैसे आपने कहा शीतल जी के पास भी, आपको एक छोटा, कांग्रेस क्यों नहीं मजबूती से लड़ पाई, या लड़ती? संदीप दीक्षित दिखे, एक दो सीट दिखे, लग ही नहीं रहा कि कांग्रेस कहीं ट्रायंगुलर फाइट बनाना तो छोड़िए, सही आपने 0 to 5 कहा, लग ही नहीं रहा कि भाई बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि 0 to 5 क्या 0 to 2 भी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति क्यों रह गई? घर में कई बार बच्चा होता है ना, तो कहता है सॉरी टू कंपेयर अ ग्रैंड ओल्ड पार्टी विद अ बच्चा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब घर में कोई बच्चा होता है तो अगर उसका मन जो है किसी और चीज में है, तो जो आप उसको इमीडिएटली कुछ प्रलोभन देंगे कि ये कर ले, ये खेल ले, तो वो नहीं खेलता। कांग्रेस नहीं खेली है दिल्ली में, अपनी हैसियत और अपनी ताकत के अनुसार नहीं खेली है, और जो भी चैलेंज जिसकी तरफ इशारा मेरे मित्र कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल एफर्ट है। मिसाल के तौर पे नई दिल्ली में इंडिविजुअल एफर्ट है, मिसाल के तौर पे उधर बादली में इंडिविजुअल एफर्ट है, मिसाल के तौर पे रागिनी नायक की इंडिविजुअल एफर्ट है। ये जीते ना जीते वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुतेरे तो ऐसे, अब आप मुझे बताइए कांग्रेस कितने कैंडिडेट लड़वा रही है और उनसे कितने लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम है परसेप्शन की। हाँ, यही आखिरी सवाल छोटा सा लेता हूं, चूंकि विनोद जी को जाना। शीतल जी, कांग्रेस लड़ती हुई क्यों नहीं नजर आई, और इसके बाद क्या हश्र होगा अगर 0 to 3 के बीच कांग्रेस रह गई? 0 to 5 भी ज्यादा नंबर है, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। जी कहा, और एक कस्तूरबा नगर में भी कांग्रेस काफी अच्छी पोजीशन में लड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी इंडिविजुअल एफर्ट्स ही हैं कांग्रेस के ज्यादा है, ऑर्गेनाइज एफर्ट करने में थोड़ा जो भी उनकी वजह रही हो, एक तो इंडिया गठबंधन का जो नेशनल पर्सपेक्टिव है उसको लेके कांग्रेस का जो रोल है, मुझे जैसा इसके पहले के कार्यक्रमों में हम लोग बात भी कर चुके हैं कि बहुत सी जगहों से इंडिया गठबंधन के दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने कांग्रेस की लीडरशिप को नॉक करके थोड़ा सा कुछ इशारे किए थे इस चुनाव में, मतलब कड़वाहट को उस लेवल पे न ले जाए, जैसा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा था, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन की रोक दी थी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कांग्रेस उस तरह से नहीं लड़ती हुई नजर आई जैसी उससे अपेक्षा की जाती है। और ऐसी कंडीशन में जब वो पिछले चुनाव में बहुत नीचे चली गई थी 4% वोट पे, तो करना चाहिए था, लेकिन अब जो कर रही है वो इतना ही है। अब तो यही बता सकते हैं कि ऐसी कुछ सीटें हैं जो जिनको हम फिंगर टिप्स पे ले सकते हैं, जिनमें इंडिविजुअल एफर्ट्स ही नजर आ रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट के तौर पर तो नहीं नजर से। चलिए, खुदा ही मिला ना, खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे। यही है कांग्रेस का। जी। चलिए यहीं पे दोनों से बातचीत खत्म करते हैं। अब देखिए, परसों वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे हैं, तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर दिल्ली का चुनाव ऐसा हुआ कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता पलट गई, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात, और जाहिर है विपक्ष के पाले से एक और राज्य छिड़ेगा। इंतजार है कि 8 तारीख को क्या देखिए, अगर दिल्ली हार जाएगा तो पंजाब बसाना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। आपकी आवाज लगातार थोड़ी क्रैक कर रही थी, इसलिए हम कम बात कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।